नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का हर संभव प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही सारा वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपके एग्जामिनेशन की सुनिश्चितता हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक स्वर्ण पदक का वजन 529 ग्राम होता है। एक ओलंपिक जो स्वर्ण पदक होता है, आप लोग जानते होंगे कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिया जाता है, सिल्वर मेडल दिया जाता है और कांस्य मेडल दिया जाता है। तो वही में पूछा जा रहा है कि एक ओलंपिक स्वर्ण पदक का वजन जो होता है 529 ग्राम का होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों के अनुसार इसमें 95.4% यानी कि 505 ग्राम चांदी होती है। ये जो स्वर्ण पदक होता है उसमें क्या होता है, 505 ग्राम चांदी होता है और उस पर कहता है कि कितने शुद्ध सोने की परत शुद्ध ग्राम सोने की परत चढ़ानी जरूरी है। यानी कि उसमें जो है कितना ग्राम जो है शुद्ध सोने का परत चढ़ानी जरूरी होता है। तो कितना ग्राम होता है, 6 ग्राम होता है दोस्तों। 6 ग्राम जो होता है शुद्ध सोना का जो है उसमें परत चढ़ानी पड़ती है। क्लियर हो गया होगा, यही इसका नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेलीकॉप्टर मनी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यह प्रतीकात्मक रूप से हेलीकॉप्टर से पैसा बरसाने जैसा ही है। हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग किस संघर्षरत अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? मिल्टन फ्रीडमैन का यह था। क्लियर? तो हेलीकॉप्टर मनी का उपयोग जो है कौन सा अर्थशास्त्री संघर्षरत अर्थशास्त्र के द्वारा एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया था? तो ये मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है पटना 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आया था। कब आया था? 12 दिसंबर 1908 ईस्वी को आया था। ऑप्शन 1928 ईस्वी को, सॉरी, 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आया था। क्लियर? तो साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल। क्वेश्चन है, मर्सर होना चाहिए, मर्सर द्वारा जारी। ये मर्सर है, ये मर्सर लिख दिया है, आप लोग मर्सर कर लीजिएगा। ये मर्सर है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, ये रैंकिंग है, रैंकिंग लिख दिया है, रैंकिंग। रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करा कि मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग है। सबसे महंगा शहर दुनिया का कौन है? हांगकांग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जबकि मुंबई का अगर इसमें स्थान पूछा जाए तो 136वें स्थान पर है और दिल्ली जो है 165वें स्थान पर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला बिहार में है वो शिवहर है। क्या है? शिवहर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? शिवहर का ही सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जबकि कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बिहार में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जस्ट बताए कि भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जो हुए थे वो जयराम दास दौलत राम हुए थे। कौन हुए थे? जयराम दास दौलत राम। क्लियर? जबकि सर डेविड शिप्टन जो थे, सर डेविड शिप्टन लिख लीजिएगा, सर डेविड शिप्टन ये जो थे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर पूछेगा तो सर डेविड शिप्टन थे। और स्वतंत्र
जब भारत को स्वतंत्रता मिला तो उसके बाद जो बिहार का राज्यपाल बना था जयराम दास दौलत राम बने थे। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो पर्यावरण शिक्षा जो केंद्र है वो कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद। क्लियर, अहमदाबाद ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष क्या है? तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये वित्तीय वर्ष होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये कांगो नदी काटती है। कांगो को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। और माही नदी जो आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान में रखना है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी काटती है। क्लियर। जबकि विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी काटती है। और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी जो आप देख रहे हैं ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये तीनों के बारे में आप जानिएगा। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी। और मकर रेखा को कौन 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? नील नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? तो विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? विक्टोरिया झील है। क्लियर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह थे। कौन थे? नुसरत शाह थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया था युद्ध उसका सही क्रम पूछा जा रहा है, यानी कि सीरियली से आप जो युद्ध लड़े हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो हुमायूं जो पहला युद्ध लड़ा था वो देबरा का युद्ध लड़ा था। ध्यान में रखिएगा। देबरा का युद्ध। उसके बाद जो युद्ध लड़ा वो देखिए सही क्रम चुनना है ना। तो देबरा हो गया। उसके बाद देबरा का युद्ध जो लड़ा था 1531 ईस्वी में लड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। देबरा का युद्ध कब लड़ा था? 1531 ईस्वी में लड़ा था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा था। जबकि बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था जिसको कन्नौज का युद्ध के नाम से जानते हैं 1540 ईस्वी में लड़ा था। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में लड़ा था। क्लियर। तो सही क्रम क्या हो गया? 1531, 1539, 1540 और 1555, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो देबरा का युद्ध जो लड़ा गया था 1531 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा। चौसा का युद्ध कब लड़ा था? 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा था? 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा था? 1555 ईस्वी में। ये चारों युद्ध हो गया। क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अब जो है देबरा का युद्ध जो हुआ था 1531 ईस्वी में, इसमें जो है हुमायूं का जीत होता है। देबरा के युद्ध में हुमायूं क्या करते हैं? जीत जाते हैं। और हुमायूं और ये जो देबरा का युद्ध हुआ था हुमायूं और अफगानी शासक महमूद लोदी के साथ होता है। किसके साथ होता है? अफगानी शासक महमूद लोदी के साथ होता है। और महमूद लोदी को हरा देता है हुमायूं। हुमायूं जीत जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। दूसरा युद्ध जो है चौसा वाला, चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। शेरशाह सूरी युद्ध जीत जाते हैं और हुमायूं युद्ध हार जाते हैं। क्लियर।
तीसरा जो है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में हुमायूं जो है पुनः हार जाते हैं और शेर शाह सूरी पुनः जीत जाते हैं और दिल्ली से मुगल वंश का जो है यहाँ पर समाप्ति हो जाता है और दिल्ली पर एक नए वंश का स्थापना हो जाता है जिसका नाम सूर वंश के नाम से जाना गया, सूरी वंश के नाम से जाना गया और दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने कर देता है। क्लियर? तो ये बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, इसी युद्ध में जो है क्या किए, हुमायूं को परास्त किए और दिल्ली पर जो है सूरी वंश की स्थापना कर दिया। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 ईस्वी में, इसमें हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं इस युद्ध में जीत जाते हैं और सिकंदर शाह सूरी जो है हार जाते हैं और पुनः जो है मुगल वंश की स्थापना हुमायूं ने दिल्ली पर कर देता है 1555 में। तो क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है तो हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। हरि सिंह देव जो थे ये 1295 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया था। हरि सिंह देव जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक हुए, जो कि 1295 से 1325 ईस्वी तक शासन किए थे। सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में जाना गया है। कर्नाट वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए वो हरि सिंह देव ही थे। क्लियर? इस्लामिक आक्रमण के कारण कर्नाट वंश का जो है अंत हो जाता है, कर्नाट वंश समाप्त हो जाता है 1325 ईस्वी में। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप क्लियर रखिएगा। जबकि कर्नाट वंश का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? नान्य देव ने किया था। कर्नाट वंश का जो स्थापना किया था वो नान्य देव ने किया था। 1097 ईस्वी के आसपास किया था। क्लियर? 1097 ईस्वी में नान्य देव ने कर्नाट वंश का स्थापना करता है और ये कहाँ करता है? मिथिलांचल क्षेत्र में करता है, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में करता है और अपनी राजधानी जो है सिमरावगढ़ को बनाता है। किसको बनाता है? अपनी राजधानी जो है सिमरावगढ़ को बनाता है। क्लियर हो गया होगा? तो कर्नाट वंश का राजधानी कहाँ हुआ? सिमरावगढ़ हुआ। कर्नाट वंश की स्थापना कब हुआ? 1097 में हुआ। किसने किया था? नान्य देव ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो हरि सिंह देव ने। हरि सिंह देव शासन कब कब किए? 1295 से 1325 ईस्वी तक किए। हरि सिंह कर्नाट वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो हरि सिंह हुए। इस्लामिक आक्रमण के कारण जो है कर्नाट वंश का अंत हो गया। तो कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाट वंश का अंत कैसे हुआ? तो इस्लामिक आक्रमण के कारण कर्नाट वंश का अंत हो जाता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ जो संस्थान होते हैं उसको बसादिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसादिस कहा जाता है। जैन मठ संस्थान को बसादिस कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। क्या करते हैं? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य भूमि न्यू गिनी तट से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भूमि है वह न्यू गिनी तट से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो टॉरेंस जल संधि पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी तट के बीच में जो है टॉरेंस जल संधि पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भूमि है
वो न्यूगिनी तट से अलग होता है टॉरेंस जल संधि के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान में कौन से मुख्य घास पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान में कौन से मुख्य घास पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आपको जो है सोचने के लिए मजबूर कर देता है बोर्ड। क्लियर। तो मैं वैसा ऐसा क्वेश्चन को ही आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान में कौन से मुख्य घास पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं? क्लियर। तो जो पोषक तत्वों से जो भरपूर होते हैं वो कौन सा घास है? वो अल्फा अल्फा है। वो क्या है? अल्फा अल्फा जो घास है उसमें पोषक तत्व की भरपूरता रहती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय जो है ये काठमांडू में पड़ता है जो कि नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था उसमें आप देखिएगा महात्मा गांधी के साथ किनका किनका मिला था? महात्मा गांधी जी का जो साथ मिला था वहां पर ब्रजकिशोर का साथ मिला था, राजेंद्र प्रसाद का साथ मिला था, महादेव देसाई का साथ मिला था, नरहरि पारिक का साथ मिला था, जेबी कृपलानी का साथ मिला था, राजकुमार शुक्ल का साथ मिला था। इस तरह से जो है इन नेताओं ने गांधी जी को सहयोग किया था। तो इसमें से जो है राम मनोहर लोहिया जो है ये नहीं थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। तो कौन कौन साथ दे रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये सभी लोग जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से गांधी के जी के साथ मिल करके आंदोलन कर रहे थे। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1974 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो ये बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था और 5 जून 1974 को किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज के, देखिए मौर्य साम्राज्य हो जाएगा, ये मौर्य समाज लिख दिए हैं, साम्राज्य कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य को हो जाएगा, के कर दिए हैं। मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से जो उल्लेख किया जा सकता है वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। किसने किया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, जो कि मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसने अपनी पुस्तक जो लिखा इंडिका, उसमें भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। वो 7 जो विभाजित किए थे कौन कौन थे? पहला दार्शनिक थे, दूसरा किसान थे, तीसरा चरवाहा जिसको शिकारी के रूप में भी कहा गया है, और चौथा जो थे कारीगर जिसको व्यापारी के रूप में जाना गया, और 5वां जो थे सैनिक थे, और छठा जो थे जासूस करने वाला जो व्यक्ति थे जिसको निरीक्षक के रूप में जाना गया, और 7वां जो थे सभासद अर्थात मंत्री थे। तो इन सभी को 7 भागों में विभाजित किया था। क्लियर। तो भारतीय समाज को मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में
कितने भाग में विभाजित है? 7 भाग में विभाजित है। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद यूनिस ने किया था, जो कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री एवं पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाना गया है। क्लियर? तो बिहार में 1937 में जो गठित हुआ था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। यह जो हुआ था 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी की चर्चा है ये। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया गया था। ये 3 माह तक जो है, ये 3 माह तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, क्योंकि सभी जो प्रेसिडेंसी थी वो सब अलग अलग थी। क्लियर? तो कहा गया कि यह जो है 3 माह तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे एवं असेंबली में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये 3 महीना तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर अर्थात मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे और बहुमत जो है असेंबली में क्या किए, साबित नहीं कर पाए, जिसके कारण से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जो है मंत्रिमंडल का गठन जो करते हैं श्री कृष्ण के नेतृत्व में किया जाता है और नई सरकार का गठन होता है। क्लियर? उस समय से श्री कृष्ण सिंह सरकार चलाने लगते हैं और स्वतंत्रता तक चलाते हैं। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यही श्री कृष्ण सिंह का आंसर आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो एक एक करके देखते हैं कि कौन सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन जो थे ये वर्ष 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिलाना था कि सरकार जो है संवैधानिक मामले पर समझौता हेतु तैयार है। सरकार संवैधानिक मामले पर समझौता हेतु क्या है? तैयार है। इस मिशन के इस उद्देश्य के साथ जो है भारतीय नेताओं को विश्वास दिला रहे थे। क्लियर? तो यही कारण है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो इसमें कौन कौन सदस्य थे? स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और पैंथिक लॉरेंस थे। तो जबकि बेबल नहीं थे, तो यही कह रहा कि कौन नहीं था, तो कौन नहीं हो जाएगा? ये बेबल नहीं था। क्लियर? जबकि ये स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और पैंथिक लॉरेंस थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्षता किया था वो पैंथिक लॉरेंस के द्वारा अध्यक्षता किया था। क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में, ये अंतिम क्वेश्चन आ गया, कहता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ये जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, कर्जन के द्वारा कर दिया गया था, उसी के विरोध में जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। क्लियर? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में कर्जन ने कर देता है। क्लियर? जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में हैदर राजा करते हैं, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई करते हैं। बंगाल विभाजन को जो है 1911 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया था उसको रद्द कौन करता है? हार्डिंग द्वितीय ने कर देता है 1911 ईस्वी में। क्लियर? और स्वदेशी आंदोलन का जो इसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला था तो दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहे थे? हैदर राजा कर रहे थे, जबकि मद्रास में जो है चिदम्बरम पिल्लई ने कर रहे थे। क्लियर? तो बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था?
19 जुलाई 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। क्लियर? और स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हो गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। क्लियर? तो ये तीनों डेट याद रखिएगा, ध्यान में रहेगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी तरह जो आप सभी वीडियो देखते रहिएगा, ताकि एक एक कन्फ्यूजन आपको दूर करता रहूंगा और सारा क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और आपका एग्जामिनेशन लिस्ट में जो है जरूर नाम रहेगा दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद।